कवि दुष्यंत कुमार जी की लिखी वो पंक्तियाँ हमारे आज के मेहमान जो हैं उन पर सटीक बैठती हैं। पंक्तियाँ हैं, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो ना हो आकाश सी छाती तो है। पूरे देश को गौरवशाली क्षण दिखाने वाले उत्तर प्रदेश के गजरोला के श्री राम सिंह जी बौद्ध जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है 1257 रेडियो उनका संग्रह करने के लिए। और उनका एक इंटरव्यू इस चैनल पर आया था जब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जब तक उनका नाम नहीं आया था तब। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज जब उनको अवार्ड मिल चुका है और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनके इंटरव्यू हो चुके हैं, उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया है इंटरव्यू के लिए। तो आज उनसे रूबरू होते हैं साथियों। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय में से इस छोटे से रेडियो चैनल को समय देने के लिए, और आपने भारत के समस्त लोगों के लिए गौरवशाली क्षण लेकर आए हैं आप सर। तो मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो है आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और उसे मुझे अच्छा लगेगा कि आप भविष्य में अच्छी तरह से अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे। मैं आप बताना अपने बारे में बताऊँ। मेरा नाम राम सिंह बौद्ध, निवासी बुद्धनगर, गजरौला, जिला अमरोहा, मन की बात रेडियो संग्रहालय का संस्थापक प्रबंधक हूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ, क्योंकि कुछ पुराने रेडियो मैंने भी लिए हैं, तो मैं समझता हूँ पहले उनके बारे में पता करना फिर उन्हें लेना कितनी कठिनाई का विषय हो सकता है। वो महंगे भी मिलते हैं और मुश्किल से भी मिलते हैं। तो इतनी सारी मेहनत और इस आयु में करना एक बहुत बड़ी बात है सर। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा भाई, जब जहाँ चाहा है वहीं रहा है, और किसी भी काम को करने के लिए तन मन धन आप लगाएंगे तभी वो सफल हो पाएगा। नहीं तो जरा भी आप शिथिल हो गए या कोई कमी हो गई तो वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताइए कि कब से आपने इनको कलेक्ट करना शुरू किया और फिर कैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचे, ये पूरी प्रक्रिया क्या थी सर? मैं विगत 20 वर्षों से रेडियो, डाक टिकट, सिक्के, पुरानी रेयर बुक्स वगैरह इकट्ठी करते आ रहा हूँ। लेकिन वर्ष 2014 से जब पहला एपिसोड माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया, तब से जो रेडियो के प्रति मेरी जो है उनसे प्रेरित हुआ, और मैं सब छोड़कर बाकी वस्तुओं को रेडियो संग्रह के काम में ही लग गया। और वैसे तो कर रहा हूँ पिछले 20 वर्ष से, लेकिन 10 वर्ष से तो लगातार मैं इसे ही कर रहा हूँ। और इसे करते करते जो जब मेरे पास 1000 के लगभग रेडियो हो गए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक मेरे रेडियो संग्रह की जानकारी हुई। तब उन्होंने मन की बात रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी में मेरे संग्रह का उल्लेख किया, और तब मुझे जो पूरे विश्व में जो ख्याति मिली। उसके बाद मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने संग्रह का आवेदन किया, और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद लगभग साल भर बाद जो उनकी जांच वगैरह होने के बाद मुझे जो है वो सर्टिफिकेट जो उनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। तो सर अंतिम बार जब आपने मेरे चैनल को इंटरव्यू दिया था, उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले प्रोसेसिंग में थे, तब तक ये आपको रिकॉर्ड मिला नहीं था। तो उसके बाद जब आपने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, तब से लेके और अब तक के घटनाक्रम पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। कैसे कैसे लोग आपके पास आए, क्या क्या अनुभव उसके बाद हुए? उसके बाद तो जो मैं गिनीज वर्ल्ड सर्टिफिकेट मिल गया, और मन की बात की 107वीं कड़ी मेरा माननीय प्रधान ने उल्लेख किया। यहाँ तो जो है मीडिया वालों की एक तरह से लाइन से लग गई, और तमाम विख्यात चैनल BBC लंदन, DD न्यूज़ और डिस्कवरी चैनल वगैरह, ये सब मेरे पास आके मेरा इंटरव्यू प्रसारित कर चुके हैं। और ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है, जैसे गल्फ न्यूज़ है और चाइना डेली वगैरह, इनमें जो मेरा प्रकाशन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी। इससे मुझे पूरे देश में, और उन सभी लोगों ने मुझे रेडियो मैन के नाम से पुकारा। तो इस समय मैं विश्व रेडियो मैन के नाम से जाना जाता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा अभी तक किसी के पास जो इस संबंध में जो इतना बड़ा कलेक्शन पूरे देश में कहीं, पूरे देश के पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। तभी तो मुझे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो प्रमाणित किया है। तो सर जितना मेरी जानकारी है, गिनीज बुक ने 1257 रेडियो जो है आपके दर्ज किए हैं, लेकिन जितना लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था कि रेडियो तो उससे भी ज़्यादा थे, 1500 के आसपास रेडियो थे। तो तक पहुँच चुके हैं।
क्योंकि उसके बाद भी मैं निरंतर सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी मैं रुका नहीं हूँ। 24वां सर्टिफिकेट मुझे मिला है, लेकिन मैं रुका नहीं हूँ, निरंतर जो अब भी जो रेडियो कलेक्शन कर रहा हूँ। और ये मुझे खुद पता नहीं ये जो संख्या कहाँ तक जाएगी, क्योंकि हर माह या हर हफ्ते 2, 4, 10 रेडियो मेरे पास जो है आ जाते हैं, मैं क्रय कर लेता हूँ और उसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। वाह जी वाह। तो एक बात सर और मेरे मन में आ रही थी कि चलिए मैं तो रेडियो से जुड़ा हूँ, एक रेडियो का चैनल चला रहा हूँ, लेकिन जो विभिन्न पत्रकार आपसे इंटरव्यू लेने आते हैं टीवी के, समाचार के, उनकी खुद स्वयं की रेडियो से उनका कितना जुड़ाव लगता है आपको? क्या वो रेडियो के बारे में पहले से जानने वाले लोग होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। वो तो बस रेडियो संग्रहालय को सुनकर या मेरे वीडियो देखकर उत्सुक होते हैं। फिर जो उनका जो काम है, मान ली मीडिया का, वो आते हैं। उनमें कुछ लोग रेडियो जुड़े भी होते हैं, कुछ ना भी जुड़े होते हैं। वो मुझसे ही जानकारी प्राप्त करते हैं, मुझसे मालूम करते हैं रेडियो किस प्रकार कार्य करता है, कहाँ से आपने प्राप्त किया और किस सन का है, कहाँ की कंपनी का, वो सब वैसे रेडियो पर लिखा रहता है। लेकिन फिर भी वो लोग मुझसे जानकारी करते हैं। जानकारी करने के बाद जो अपने रेडियो में चैनल पर जो प्रसारण करते हैं उसका जो। अच्छा सर, आपका जो रेडियो म्यूज़ियम, पहली बात तो आप बधाई के पात्र हैं, आपने इस अपने संग्रह को म्यूज़ियम में बदला और आप लोगों को देखने का अवसर देते हैं। तो किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा आ रहे हैं और उनका कैसा सा रिएक्शन रहता है ऐसे कलेक्शन को देखने के बाद? इसमें पहली बात तो जो लोग पुराने लोग हैं, जिनके पास रेडियो रहे हैं या रेडियो चलाते रहे हैं, वो बड़े उत्सुक होकर, जो बड़ी बड़ी दूर से, जैसे मेरठ है, दिल्ली से भी आए, कई लोग तो महाराष्ट्र से भी आ चुके हैं, 2-3 लोग उड़ीसा से भी आए, वो देखते हैं तो बड़ा प्रफुल्लित होते हैं। और वो अपनी ज़्यादातर कई लोग तो अपनी फैमिली के साथ ही आए। उसके बाद बच्चे जब देखते हैं तो बड़ी जिज्ञासा होती है उनमें। मैं उन्हें बताता हूँ पहले ये मोबाइल पहले इस प्रकार का था, ये मोबाइल जो आप देख रहे हैं ये भी सब इसी की देन है। तो बड़े जो वो उत्सुक होते हैं देखने के लिए, अचंभित भी होते हैं कि इतना बड़ा ये उपकरण है। क्योंकि आज की पीढ़ी ने ये रेडियो नहीं देखा, वो तो मोबाइल में पैदा हुए, मोबाइल में मस्त है, उन्हें कुछ पता नहीं क्या रेडियो क्या नहीं। तो मैं उन्हें दिखाता हूँ सब कि ये रेडियो है, ये 2 in 1 है और ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ बोलता था। क्योंकि हर एक रेडियो पर जो है ना, वो उसके डायल पर लिखा रहता है, बेंगलोर है, कर्नाटका है और आपकी बॉम्बे है और स्वीडन है, श्रीलंका, ये सब पूरे देश उसके नाम लिखे रहते हैं। तो बड़े अचंभित होते हैं कि पूरी दुनिया की आवाज़ आती थी वहाँ, पूरी दुनिया की आवाज़ आती थी। और कभी कभी रेडियो चला के भी दिखाता हूँ तो तमाम प्रोग्राम उन्हें देखते हैं तो बड़ा उन्हें अचंभित और बड़ा ये लगता है कि भाई ये भी एक उपकरण था। और मैं उन्हें बताता हूँ कि असलियत में जो है मोबाइल की देन भी रेडियो ही है। क्योंकि जो आप जो इसमें आवाज़ सुन रहे हैं, ऑडियो जो इसमें आ रही है, वो रेडियो की है। आज जो अगर इस आवाज़ को बंद कर दें तो आपका मोबाइल डिब्बा बन कर रह जाएगा। तो इससे वो ज्ञानवर्धन भी करते हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ, कई बच्चे जो है अपने साथियों को द्वारा लाए हैं, उन्हें दिखाना बड़ा उन्हें आनंद महसूस होता है इसमें देखने के लिए जो है। अच्छा सर, ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है कि कभी आम जीवन में जब आप कभी इधर उधर गए हों, किन्हीं से मिल रहे हों, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने अनजाने में आपको ही रेडियो पर ज्ञान देना शुरू कर दिया हो? ना ऐसा तो नहीं। लोग देखने भी आते हैं तो जो 2-4 पुराने एक्सपर्ट है ना, जो मतलब जिन्होंने मतलब इसका रिपेयर का उसका काम किया है, तो वो लोग जो हैं देख के मुझे बताते हैं कि भाई हमने भी इस रेडियो को रिपेयर किया और ये रेडियो उस ज़माने का था और ये रेडियो इतना पुराना है, इसमें पहले ऐसे बाल्ब आते थे, अब ऐसे बाल्ब हो गए। तो उनसे जो बड़ा जानकारी मिलती है, उनसे काफ़ी जानकारी मिलने के बाद जो भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है रेडियो के बारे में, जिन रेडियो मैं नहीं जानता था ना, उन लोगों ने, ऐसे लोगों ने बताया, तो अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं वो लोग। और ये बताते हैं ये हमारी शादी में मिला था, ये हमारे घर में रखा है, ये हमारे पिताजी के पास था, ये हमारे दादा के पास था। तो बड़ा अच्छा लगता है ये भी जो मैं सुनकर देखता हूँ। और कहते हैं जी आपने तो रेडियो का जो है सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा कर दी, और कोई सोचता भी नहीं जाता कि आपने इतना बना लिया। क्योंकि मेरे पास जो है विभिन्न प्रकार के लगा के 3-4 फीट से लेकर और 2 इंच तक का रेडियो है, जो मैं उन्हें दिखाता हूँ तो लोग जो बड़ा आश्चर्यचकित भी होते हैं और उसमें वो विस्मय भी जाहिर करते हैं कि इतना बड़ा संग्रह आपने इतने लंबे समय में कैसा कर लिया। और उन्हें ये भी फिर बताया जाता है, या मेरे पास वो है, उनको वीडियो चला कर दिखाता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस रेडियो संग्रह की बड़ी सराहना की, जिससे मैं पूरे देश में विख्यात हुआ। तो लोग जो उससे प्रभावित होकर भी जो यहाँ पर आते हैं और इसकी वीडियो बनाकर ले जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इसी बीच इस वीडियो को देख रहे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आने से पहले सर ने हमें एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने इनके संग्रह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। सर, एक बात जो रेडियो के किसी भी
चाहने वाले लोगों को जो रेडियो इकट्ठा करते हैं, संभवतः उनके मन में आती ही होगी कि हमारे बाद इस कलेक्शन का, इन रेडियोज़ का क्या होगा। आज की पीढ़ी तो रेडियो में उतना जुड़ी नहीं, तो ये ऐसी चिंता आपको होती है सर? होती है, रहती भी है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना इसमें जो है और लोग जैसे मान ली घर के लोग भी जो ना, मान ली मैं अच्छी नौकरी पे भी रहा और मैं इसे लाता जाता था तो वो जो कठिनाई महसूस करते थे कि ये अच्छे पद पर रहते हुए भी जो गर्मी में, धूप में, सर्दी भागे फिरते हैं और अपने कंधे पे ये बोझा उठाए फिरते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जो मेरे मन में ये लगा हुआ था कि मैं कलेक्शन करूँगा और करता रहूँगा और एक दिन वो होगा कि रेडियो संग्रहालय बनाऊँगा और उसे जो पूरी दुनिया और मानेगी और जानेगी। तो आज मेरी जो मेहनत सफल है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको मान्यता प्रदान की है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान्यता प्राप्त की है, तो उन्हें भी जो अच्छा लगने लगा और मैं जो सहयोग भी करते, हालांकि सहयोग तो पहले भी करते रहे थे लेकिन दिक्कत महसूस करते थे। लेकिन मैं अब जब आखिरी मंजिल तक पहुंचा हूँ, बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, तमाम हर प्रकार के लोग यहाँ आते हैं, तो जो है उन्हें भी अच्छा लगता है और ये लगता है शायद ये काम जो इन्होंने बहुत गलत न करके सही करा है। और ये तो जो हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, ये पता नहीं कब तक रहेगी। और मैं तो यही चाहूँगा, बच्चों से भी कह रहा हूँ भाई इसे संभालो और देखो, तो क्योंकि ये ऐसा और कहीं पर नहीं है, क्योंकि आने वाली भावी पीढ़ी जो हमारी, जो जिसे आजकल नाम जैन जी दिया गया है, वो देखेगी और इसे समझेगी तो जानेगी। क्योंकि रेडियो के अलावा भी इसमें और सिनेमा की भी तमाम चीज़ें हैं, कैमरे भी हैं और जैसे स्टेशनरी घरेलू सामान भी हैं, वो आज की पीढ़ी ने देखा ही नहीं है, तो देख के बड़े आश्चर्य से अचंभित होते हैं कि हाँ ऐसे सामान भी हुआ करते थे, तो उन्हें प्रेरणा मिलती है और जो वो भी कुछ करने की सोचते हैं। आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि घर घर संग्रहालय, हर घर संग्रहालय, तो मैं उनसे ये आह्वान भी करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को ध्यान रखकर हर घर संग्रहालय की योजना के तहत एक काम करें। अपने आपके पास जो भी पुरानी कापी, पेंसिल, किताब है या पेन है, उसे फेंके नहीं या कबाड़ी को नहीं दे, बल्कि एक छोटी जगह संग्रह कर ले कि हो सकता है कि 10 साल बाद जो आप पेन यूज कर रहे हैं वो आपको देखने भी नहीं मिले और उसका स्वरूप बदल जाए। तो इसलिए मैं संग्रहालय, घर घर संग्रहालय बनाने की प्रेरणा देता हूँ लोगों को जो है। तो सर एक बार तो मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक व्यक्ति का जुनून और कितने दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा भी हो सकती है और अवसर भी हो सकती है ऐसी चीज़ों को देखने का जो उसने सोची भी नहीं कि ऐसी होती भी होंगी। तो एक बात और सर रेडियो के चाहने वालों को सताती है प्राय है कि रेडियो अब धीरे धीरे डिजिटल हो जाएगा। तो जैसे एनालॉग टीवी वो अब जो है किसी काम के नहीं रहे, उन पे कुछ चल नहीं सकता। जिस दिन रेडियो पूरी तरह डिजिटल हो गया, जिस दिन ये रेडियो स्टेशन जो है एनालॉग वाले वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गए, उस दिन पुराने सभी रेडियो में कुछ भी चलना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार की चिंताएं भी सताती हैं सर? नहीं, वो तो बंद हो जाओ ठीक है भाई, ये तो सरकार की योजना है या वक्त का तगाजा है कि एक चीज़ जो चलिए बंद होगी या उसका स्वरूप बदलेगा। लेकिन रेडियो तो ये यहाँ पर हमेशा रखा ही रहेगा और लोग देखेंगे, जानेंगे भाई हाँ ये भी कभी जो है मानव जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, जो कि ज्ञान, विज्ञान, संदेश, समाचार और ये सभी की पूर्ति करता था। और खेत में खलियान हो, चाहे रसोई हो या मेहमानदारी हो, मैंने तो ऐसे भी देखा अपने समय में लोग मेहमानदारी में भी जाते थे, अपना रेडियो साथ रखते थे और वहाँ अपने सुनते थे, मनोरंजन सुनते। तो वो तो रेडियो आदमी की याद से कभी जाएगा नहीं। और ये जो है रेडियो की जो है यात्रा जो सब लोगों को अपना अपना जो संदेश है याद आती रहेगी। ये जो रेडियो सुरक्षित रहेंगे। तो सर एक ख्याल और मेरे मन में आता है, क्योंकि मैं भी कभी कभार जब कोई नया रेडियो लाता हूँ तो घर वालों से जो है यही सुनने को मिलती है कि घर को भर देगा तू और किसी चीज़ को रखने की जगह नहीं छोड़ेगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ सर कि घर वालों ने बोला हो कि या तो रेडियो को चुन लो या हमारे में से चुन लो, एक ही चुन लो बात? नहीं, एक बार नहीं, कई बार हुआ ऐसा मेरे साथ जो है। क्योंकि संडे में एक छुट्टी मिलती थी और मैं इसी काम पर निकल जाता था। वो देखते तो हमें भी समय नहीं दे पा रहे, अपने शरीर को भी नहीं देख रहे, बिना मतलब का पैसा फूंक रहे हो। तो लेकिन जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। ऐसा ही किसका शौक़ लगा कि मैं बिल्कुल बेचैन रहता, कि दिन नहीं जाता, बेचैन हो जाता था। और मैं जो है समय निकाल कर घर वालों की सुनकर सहकर जो है रेडियो कलेक्शन के काम में निरंतर लगा रहा। और उसी का परिणाम है कि आज जो एक अच्छा देश का पहला रेडियो संग्रहालय जो देश में बनकर तैयार हो गया है। हाँ जी सर, मुझे गजानन माधव जी की लिखी वो 2 पंक्तियाँ याद हो आई कि खोजता हूँ पठार, पहाड़, समंदर, जहाँ मिल सके मुझे वह खोई हुई धड़कन। तो ये निरंतर जो अपने जुनून को
उसके पीछे रहना ही रहना, इसी कारण ये बातें हो पाती हैं। सर, देश को आपके कलेक्शन पर गर्व है। एक और क्वेश्चन सर मेरा ये होगा कि जैसे रेडियो से जुड़ी मेरी एक ख्वाहिश है कि काश मुझे हर प्रकार का रेडियो ठीक करना आ जाए, कोई ऐसा जादू चल जाए कि मैं किसी भी रेडियो को ठीक कर सकूं। तो ऐसे रेडियो से जुड़ी कोई आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है सर अभी तक जो अधूरी है? नहीं, ख्वाहिश तो है कि मैं भी साथ चाहता हूँ कि रेडियो तमाम बंद पड़े मैं ठीक कर लूँ, लेकिन ना तो इनके आज तक पुर्जे मिलते और ना कोई अब मैकेनिक भी रहे, तो वो भी एक जो दुर्लभ कार्य हो गया, तो ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ जो छोटी मोटी कमियां वो तो मैं ठीक कराता रहता हूँ, रखता रहता हूँ। थोड़ा बहुत जो इनके साथ लंबा साथ है इनसे मेरा, मैं भी जान गया हूँ इसमें क्या कमी है क्या नहीं कमी है, तो उसे थोड़ा मैं भी सुधार लेता हूँ, उसे चलाने योग्य बना देता हूँ। और जो चलाने योग्य नहीं बनते हैं वो रखें, लेकिन जो मैं रखता जरूर हूँ। मैं किसी भी रेडियो को इधर उधर नहीं करता, ना मैंने कभी इसे किसी से बेचने की सोची है, ना मैंने हटाने की सोची है। मैं तो निरंतर अब ये लगा रहता हूँ कि मेरा कलेक्शन जैसा भी रेडियो हो वो चले या ना चले, बस मॉडल अलग हो, जो मेरे पर ना हो, दूसरा मिल जाए तो उसे मैं लेता हूँ, खरीदता हूँ और उसे संरक्षित कर देता हूँ। सर, एक बात और मेरे मन में आती है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस समय तो टीवी आ गया था और बाद में वीडियो गेम वगैरह, लेकिन उससे पहले के समय की जब आपके जवानी के दिन होंगे या आपके बचपन के दिन होंगे, उस समय सर रेडियो जो है उससे जुड़ी कुछ यादें आप साझा कर सकते हैं ताकि आज के बच्चे जो है वो उस दौर को थोड़ा सा समझ सकें? नहीं, उस समय रेडियो टीवी की तो विदेशों में तो था, लेकिन यहाँ तो कल्पना भी नहीं की थी हम लोगों ने, ना देखा भी नहीं था। रेडियो तो मैंने ऐसे समय देखा है कि हर समय, जैसे आजकल लोग या बच्चे मोबाइल चिपके रहते हैं ना, तो बच्चों में रेडियो होता नहीं था उस समय। तो पहले तो रेडियो बड़े भारी भरकम होते थे, और पहली बार भी हमने जो अपने जब रही उम्र 10-11 साल की, अपनी ग्राम सभा में जो भारत सरकार ने सप्लाई किए थे कि आम आदमी के लिए रेडियो लेना बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि कोई भी रेडियो उस जमाने में 60-65 के दौर में 400-500 300 से कम नहीं था। 300 रुपये की धनराशि उसमें बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि अच्छी एक बैलों की जोड़ी जो 300 रुपये मिल जाती थी। तो लोग जो है बहुत कम लोगों के पास रेडियो, पूरे गांव में 2-4 रेडियो हुआ करते थे। हमने पहली बार रेडियो सुना तो मेरे खूब याद है, भारी भरकम एक बहुत बड़ा बक्सा संदूक सा था, वो रखा था, और रखने के बाद जो उसमें जो चला और उसमें जो आवाज़ आई तो इतना आश्चर्य हुआ, मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम बच्चे लोग थे, हमने सोचा हो सकता है इस मकान में जहाँ रखा है पीछे आदमी होंगे और वो इसमें बोल रहे हैं, वो आवाज़ आ रही। तो बड़ा उत्सुकता लगी। जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हमने देखा मकान में कुछ नहीं था, तो बड़ा अचंभा हुआ, भाई ये आदमी कैसे कहाँ से बोल रहा है। तो बड़ा उत्सुकता विषय था। धीरे धीरे रेडियो, पहले वाल्व के रेडियो आते थे, बड़े महंगे भी होते थे, भारी भी होते थे, और वो बिजली से चलते थे, तो लोग नहीं लेते थे, ना लेना बस की था। धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी में विकास हुआ और ट्रांजिस्टर रेडियो बने, उनका आकार छोटा हुआ, तब लोग, और उनकी कीमत जो है लगभग 300 तक पहुंच गई थी। तब कुछ लोगों ने रेडियो लेने शुरू किए, और जो उसके बाद और तमाम छोटे हो गए। उस समय मैंने भी, मुझे खूब याद, सन 72 में जो पुराना रेडियो बड़ी हिम्मत जुटा कर घर वालों से लड़ भिड़कर 200 रुपये का रेडियो लिया था, नेशनल पैनासोनिक का। और ऐसा लगता था, सुबह को जो बनाकर गीतमाला आती थी 8 से 9 तक जो है अमीन सैनी उसके अलाउंसर हुआ करते, तो वो बिल्कुल नियमित जो लोग सुनते थे। मेरे पास जो थे मोहल्ले के लोग और भी आकर बैठ जाते थे और हम लोग सुनते थे, तो बड़ा आश्चर्य और अचंभा होता था। उसके साथ ही बड़े बहुत प्रोग्राम, महिलाओं के लिए दोपहर वाला प्रोग्राम, शाम किसान भाइयों के लिए शाम, मतलब जो है पूरी ज्ञान विज्ञान मनोरंजन की पूर्ति जो है रेडियो करता था। तो आप देखो कितना बड़ा अच्छा समय रहा होगा। और यहाँ तक है, देखा है मैंने, तो जब इसका रेडियो का प्रचलन बढ़ गया, रेडियो सस्ते हो गए, तो लड़कियों की शादी में जो रेडियो उपहार के रूप में दिया जाने लगा, तो बड़ा नाम होता था भी वहाँ से जो उसकी लड़के की शादी में रेडियो मिला है। और ये उस समय स्टेटस सिंबल और घर की आन बान शान हुआ करता था। मैंने वो समय भी देखा है। जैसा आपने देखा होगा कि आजकल जो महंगा से महंगा लोग मोबाइल रख कर लोग जो है स्टेटस सिंबल दिखाते हैं, तो ऐसे ही घरों में जो जिसके पास अच्छा रेडियो होता था, बड़े घरों में होते जाते तो देखा जाता था कि भाई बहुत महंगा रेडियो है और भाई बहुत पैसे वाला आदमी है, तो ये घर का जो उस समय स्टेटस सिंबल हुआ करता था रेडियो जो है। सर, बहुत आनंद आया है, बहुत आनंद आया है उस समय और रेडियो की स्थिति का वर्णन सुन के। तो ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियाँ सर, जब आप इनको इकट्ठा कर रहे थे, जब रेडियोस को कलेक्ट कर रहे थे, तो उस समय की कुछ यादें साझा करना चाहेंगे सर? किसी खास रेडियो को, एक दो जो बड़ा खास जगह से मिले हों या इस प्रकार की? नहीं, उस प्रकार का ये है कि यही रहता था भाई, एक नया नित्य नया मॉडल मिला है, कहीं मिला, कैसी मिला है, कितने पैसे मिले। एक उत्सुकता लगी रहती थी कि आज अब जा रहे हैं तो 2 रेडियो देखेंगे, 4 देखोगे, मतलब नए से नया रेडियो मिलना चाहिए। ये ध्यान रहता, दिमाग में आ जाता था कि रेडियो हमारे पास ये है, हमने खरीद लिया है,
तो नया मॉडल मैं उसमें तलाशता था, और तलाशने में जो जैसे ही मुझे मिलता था तो उस समय ये नहीं देखा जाता ये कितने पैसे ले रहा है, क्योंकि और लोग दूसरे लोग भी तैयार रहते थे रेडियो लेने के लिए। तो वो जैसा भी जिस प्रकार मिलता था वो रेडियो लेना पड़ता था। लेने के बाद जो अपने संग्रहालय जो आकर रखते थे या घर पर जो, तो ये दिखाई देता था कि हमारे एक जो है रेडियो परिवार में एक सदस्य जो नया शामिल हो गया। तो बड़ी अच्छी खुशी और बड़ी अच्छी प्रसन्नता और बड़ा संतोष मिलता था। अच्छा सर, यहाँ से आगे क्या, किसी के लिए भी, किसी भी कलेक्टर के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाना एक बड़ी बात है। अब इससे आगे क्या सर, आगे के जीवन के लिए क्या सोचा? मैं तो अब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जो मान्यता प्रदान कर दी, सब लोग देख रहे हैं, भाल रहे हैं। मेरी तो अच्छी इच्छा यही, क्योंकि मैं अभी तक जो है एक मानक रेडियो संग्रहालय नहीं बना पाया। आप देखेंगे यहाँ मेरे यहाँ कभी आए तो ये मतलब अस्त व्यस्त तरीके से एक साथ 10-10, 5-5, 6-6 रखे हैं मतलब तालाब पर, तो वो उसे मैं संग्रहालय नहीं कहता अभी जो है। तो एक मेरी भविष्य में ये इच्छा है कि एक इसका अच्छा मानक रेडियो संग्रहालय बने, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी और देख सके, और लोग भी जो ठीक प्रकार देखें। क्योंकि अब जो लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि बस 4-6 रेडियो दिख रहे हैं और उसके बाद पीछे रखे हैं 6 रेडियो, तो उतना वो संतोष नहीं प्राप्त कर पाते। और उसे करने के लिए जो है बहुत धन की आवश्यकता है, वो इस समय मेरे पास है नहीं। क्योंकि जो मैंने लोग बुलवाए हैं दिखाने वाले या बनवाने वाले, तो कह रहे हैं कम से कम 30-40 लाख रुपए खर्चा आप इसमें आएगा पूरा व्यवस्थित करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी धनराशि है। तो भाई जब कभी आगे होगा तो ये लोग करें या क्या करें मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इन्हें जो भी ऐसे ही जितना भी व्यवस्थित हो पाया और रख पाया हूँ, और इसे जो जैसे भी हो एक संग्रहालय के रूप मैंने दिया है। तो मानक संग्रहालय तो नहीं कह सकते, लेकिन जो संग्रहालय है इसे लोग देखने आते हैं और बड़े उत्सुक भी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। मुझे भी जो ये कहते हैं भाई आपने इतना सामान कैसे इकट्ठा कर लिया, बड़ा लंबा समय लगा होगा। क्योंकि लोग देख कर इतने सामान को बड़े आश्चर्य से होते हैं, कहाँ से लाए हो गए, कैसे कैसे लाया होगा, बड़ा दुर्लभ कार्य है। तो लोग मेरी जो उसमें वो तारीफ़ भी करते हैं और अचंभित भी होते हैं। तो मुझे बड़ा संतोष मिलता है कि चलो मैंने, कुछ लोग कह रहे हैं तो कुछ मैंने बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया। तो ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साइंस के स्टूडेंट हैं और तमाम उसके स्टूडेंट होते हैं, ये मीडिया के जो होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बड़ी काम की चीज़ रहेगी भविष्य में जो है। और ये भावी पीढ़ी के लिए जो है मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा जो है संग्रहालय रहेगा। मैं तो लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा प्रवीण जी कि आपके मैं बहुत दिनों से चैनल देख रहे हूँ, क्योंकि एक आप ही एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो रेडियो की जो सही सटीक जानकारी देते हैं। उनके जो है आप जो है मीटर के बारे में जानकारी देते हैं। तो आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने देखा, और आप इस प्रयास में भी ये आपने बताया कि ये रेडियो अब जो डिजिटल होने वाला है तो इसकी भी जानकारी आपसे मिली। तो आपकी जो जानकारी बहुत बढ़िया, सही, सटीक है। और मैं तो चाहूँगा काफ़ी लोग जो आपसे आपके चैनल देखें और आपसे जानकारी प्राप्त करें। मैं तो आपसे बहुत जानकारी, मुझे भी जानकारी इतनी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने आपका चैनल देखना शुरू किया, मैं जब भी आता है देख लेता हूँ आपका चैनल, तो मुझे भी रेडियो बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी होता है कि मैं जो नए नए रेडियो भी जो कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरा जो आज तक जो ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है, इसलिए भारी भरकम रेडियो मैंने लेने बंद से कर दिया, क्योंकि मेरे पास स्थान भी न रहा। तो मैं ज़्यादातर पोर्टेबल रेडियो या पॉकेट रेडियो अधिकतर लेने की कोशिश करता हूँ, या छोटे हैं जो मेरे पास अच्छी आसानी से रखे जा सकें। और मेरा भविष्य में यही इरादा है कि ये संग्रहालय जो है अच्छा, बृहद और सही बने। तो इसलिए मैं आपको भी और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपसे बहुत सटीक और सही जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जिससे मुझे रेडियो कलेक्ट करने में जो काफ़ी जो है सहायता भी मिली है, और रेडियो के बारे में मैं जान भी सका हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़प्पन है कि मेरे तुच्छ से प्रयासों में आपने अच्छाई देखी। एक बार फिर से मैं आपके हिमालय पर्वत जैसे इस महान प्रयास को नमन करता हूँ। पूरे भारत को आप पर गर्व है सर, और इस छोटे से चैनल को आपने समय दिया और इतना दिल खोल करके और इतने प्यारे आपने उत्तर दिए। आज की पीढ़ी के लिए सुनने वाली आपने बातें बताई सर, आपको कोटि कोटि नमन। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है मेरे संग्रहालय को जो है मुझे इंटरव्यू लेने का वो किया, और आशा करता हूँ कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रसारित करें और लोग देखेंगे, समझेंगे, और रेडियो के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। और ज़्यादा भी नहीं तो अपने घर में जो रेडियो 2-4 रेडियो रखने का या लोगों से उसको प्रेरित करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये आह्वान है कि संग्रहालय जो होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये आने वाली पीढ़ी को ये हमारी विरासत है, इसे नष्ट ना करें।
इसे संरक्षित और सुरक्षित रखें। कोई भी चीज़ हो, रेडियो के अलावा कोई भी चीज़ हो, उसे आप संरक्षित रखें। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि अपने घर में या अपने बच्चों को एक छोटा संग्रहालय बनाने के लिए प्रेरित करें, चाहे और एक पुस्तकालय बनाने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि आने वाला समय जो है हमारी धरोहर को इसे बचाया जा सके। सर, आपका विशेष आभार, धन्यवाद। गोपाल सिंह नेपाली जी की लिखी वो पंक्तियाँ याद आती हैं, याद आती है वो पुरानी दुनिया जहाँ आवाज़ों के घर हुआ करते थे। तो एक वो दौर भी था जब रेडियो जो है वो आज की पीढ़ी के लिए जो स्मार्टफोन है उससे भी कहीं बढ़कर था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, रेडियो के चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।